नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं दुनिया पर छाई सबसे बड़ी मुसीबत की, ऐसी मुसीबत जो मिडिल ईस्ट से शुरू हुई और दुनिया के हर कोने को उस मुसीबत ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसी मुसीबत जो बगैर किसी भेदभाव के विकसित से लेकर विकासशील देशों तक को प्रभावित कर रही है। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन हुआ और उस संबोधन के बाद इस मुसीबत के जल्द ही सुलझने की जो उम्मीद पहले जो नाम मात्र नजर आ रही थी, वो भी खत्म होती नजर आती है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में आखिर ऐसा क्या कहा? क्या एक बार फिर से ये युद्ध अब दुनिया की मुसीबतें बढ़ाएगा? बताएंगे आपको इस पूरे मामले की ABCD, खास मेहमानों के साथ में आने वाली परिस्थितियों पर करेंगे भी चर्चा। अमेरिका और ईरान, ये दो ऐसे देश जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा कर रखी है। अमेरिका और ईरान युद्ध तो शुरू हुआ और शुरुआत के दिन से ही ये संकट हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस बारे में आपको ज्यादा कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले आपको सुनना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिन्होंने अपना संबोधन दिया और दुनिया पर छाए ऊर्जा के संकट के बारे में एक बार फिर से क्या कहा, सुनिए। I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जिसे तेल की जरूरत हो वो चाहे तो अमेरिका से तेल ले या फिर वो खुद जाए, हॉर्मुज खुलवाए और अपने लिए तेल ले ले। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते की सभी प्रयासों को ठुकराया है और परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है, यानी एक बार फिर वही बात दोहराई, लिहाजा उसे परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सेना ईरान में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के बहुत करीब है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान की जल्द ही खत्म होने का दावा भी किया है। अब हॉर्मुज संकट पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है ही नहीं। उनका कहना है कि जिन देशों को तेल की जरूरत है वो अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे भाई हमारे पास में तेल का पर्याप्त भंडार है, अगर आपको तेल की जरूरत है तो या तो आप हमारे से तेल खरीदिए या फिर खुद ही जाकर हॉर्मुज खुलवाएं और तेल ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो हॉर्मुज स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा। फिलहाल समझिए, हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की शिकंजे में है। दुनिया में ऊर्जा की कमी की वजह से हाहाकार मचा है। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि दुनिया के कुछ देशों में आखिर हालात मौजूदा वक्त में क्या है। अगर बात मैं ऑस्ट्रेलिया की करूं तो तेल की कमी की वजह से सैकड़ों पेट्रोल पंप फिलहाल बंद हो चुके हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी लगभग $4.25 प्रति गैलन तक पहुंच चुकी है। $3.75 प्रति गैलन तक इसको इंक्रीज किया गया है। अब ईंधन की कमी की वजह से फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है, जबकि वियतनाम ने या कतर, कुवैत, अल्जीरिया और जापान से मदद की मांग की है। थाईलैंड में तो सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान भी 26 डिग्री से कम नहीं करने का आदेश दिया गया है। चीन में भी ईंधन की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं और इस संकट से एक बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है और वो है पर्यावरण प्रदूषण का, क्योंकि एशिया के कई देश अब कोल आधारित पावर प्लांट्स की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं, उनकी क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। साफ है कि ये मुसीबत कम होने की बजाय अब और बढ़ती नजर आती है। अब सवाल क्या है? सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि क्या अमेरिका का बिना हॉर्मुज संकट हल किए जंग को खत्म करना दुनिया के साथ में धोखा नहीं है?
क्योंकि इस जंग का आगाज तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ये उनकी ही सनक का एक तरह से नतीजा था, यह अमेरिका की उपज थी। हालांकि अमेरिका की तरफ से खुद डोनाल्ड ट्रंप की टीम कई बार ये कहती रही कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। कई बार डोनाल्ड ट्रंप की ही टीम की तरफ से या अमेरिकियों की तरफ से कई रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि ईरान के पास में कोई परमाणु हथियार नहीं है, वो अभी फिलहाल किसी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं माना, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सुना और इजराइल के दबाव में या इजराइल के इन्फ्लुएंस में आके, इजराइल के बहकावे में आके छेड़ दी उन्होंने ईरान के साथ में जंग। और वो जंग छेड़ने के बाद अब पूरी दुनिया को इस जंग में छोड़कर भागना चाहते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज संकट हल किए बगैर युद्ध खत्म करना अमेरिका की हार नहीं है? क्या ईरान इतना भारी पड़ा कि ट्रंप जंग से हाथ खींचने को उतावले हो रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान में अपना एक भी टारगेट हासिल कर सका है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके भी जहन में होंगे, आम जनता के भी जहन में होंगे, और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। खास एक्सपर्ट्स का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपीश चौधरी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों की जानकार असलिम रिजवी जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और यूएसए से मेरे साथ में बलोच पत्रकार अहमर मस्तिकान जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन जो हालात है, मैं उस पूरी स्थिति को समझने के लिए शरदेंदु जी पहले आपसे आपका रुख करना चाह रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को मुझे लगता है एक एक करके अगर मैं चर्चा करूं, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया, जो संबोधन में नजर आ रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, बहुत हार्श या ये कहा जाए बहुत पॉइंट टू पॉइंट रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी वही घिसी पिटी पुरानी बातों को दोहराते हुए नजर आए। आज उनके बयान में कुछ खास या कुछ नया नजर नहीं आया सर। ऐसा लगता है कि जो अभी वो कभी सोशल मीडिया पर वो तमाम दावे करते रहे, जो 31 दिनों में समय समय पर उन्होंने बात कही, उन्हीं सभी का एक पूरा समअप अपने 20 मिनट के संबोधन में था। आखिर उनके बयान के क्या मायने हैं? वो कह रहे हैं विन विन कंडीशन में है अमेरिका, ऐसा है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 18 मिनट का एड्रेस अपने देशवासियों के लिए दिया, कहीं ना कहीं उनके जहन में यह था कि मिड टर्म इलेक्शन है और कहीं उनके देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ उन्होंने क्या अचीव किया। और 18 मिनट का जो उन्होंने संबोधन किया उसमें कुछ भी नया नहीं था। पूरे विश्व के लोग उनके संबोधन को इस निगाह से देख रहे थे कि शायद समथिंग न्यू विल कम अप, लेकिन कुछ भी नया नहीं था। वही घिसी पिटी चीज, वही चीजें जो वो रोज मीडिया में बोलते हैं और बयानों को बदलते हैं, उसी का उन्होंने रेपिटेशन किया। एपिक फ्यूरी में अपने सैनिकों का हौसला अफजाई जरूर किया, लेकिन कोई सलूशन नहीं दिया। युद्ध को बोला 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक और चल सकता है, तो आखिर आप इन 2-3 हफ्तों में करने क्या वाले सिवाय डिस्ट्रक्शन के? आप ना तो अपने पॉलिटिकल एम अचीव कर पा रहे हैं, ना मिलिट्री एम अचीव कर पा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो दशा हुई है आज की डेट में, 28 फरवरी से पहले खुला था, ईंधन की सप्लाई जारी थी, एनर्जी नीड पूरे वर्ल्ड की मीट आउट हो रही थी। आपने 28 तारीख को स्ट्राइक किया और विश्व को इस स्टेज में ला दिया। और जब पूरा विश्व आपकी तरफ निगाह भरी देख रहा था कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे या एक नेगोशिएशन करेंगे, डील करेंगे, उस समय आप बैकआउट कर जाते हैं। आपने पूरे विश्व में आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे तमाम छोटे बड़े देश अभी भी जूझ रहे हैं। और जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो कभी आप स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, कभी उद्योगपतियों की बात के लिए आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि क्रूड की प्राइसेस लो होती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, फिर आप स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे विश्व की इकोनॉमिक व्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। और साथ में देखिए आज पूरा विश्व आपके बरखिलाफ हो गया है। इंग्लैंड ने देखिए 35 देशों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें कि आपस में कॉपरेशन से कैसे एनर्जी क्राइसिस से निकला जाए उसकी बात की। फ्रांस ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। तो सर स्पेन से शुरुआत में जो बैठक की गई थी 34 देशों की, और उसमें ब्रिटेन की तरफ से भी किया गया था कि भाई ब्रिटेन इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, ये उनकी लड़ाई है, उन्होंने शुरू की, वो खुद जाने। क्या यही एक बहुत बड़ी वजह रही बौखलाहट की? इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई जिसको तेल लेना है या तो हमसे खरीदें या अपना देख लें। क्या यही उसका एक नतीजा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी मन की करते हैं, उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता 35 देश जो मिले यूके में या मिलने जा रहे हैं, उनका क्या स्टैंड है। वो
अपनी मन की करते हैं। अगर उनको इतना ही विश्व का ख्याल होता तो शायद वो इस तरीके के स्टेटमेंट या इस तरीके से ईरान युद्ध में अपने को जाते नहीं। उन्होंने नी जर्क एक्शन नेतन्याहू के कहने से और स्ट्राइक किया, और उनको लगा कि एक हफ्ते में ईरान नीज पे आ जाएगा। ग्रॉस मिस असेसमेंट था आपका ईरानियन आर्मी का। शुरू में जरूर ईरान को झटके, लेकिन बाद में जिस तरीके से उसने युद्ध में वापसी की, जिस तरीके से अपने स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज किया, स्टेट ऑफ हार्मुज को चोक कर दिया, और अब रास्ता नहीं निकल रहा है। देखिए पूरे विश्व में त्राई त्राई मची हुई है। और साथ में ईरान के आज पेजेस्किया ने एक वर्ड को एक मैसेज दिया और अमेरिका नागरिक को कि उनकी अमेरिका से दुश्मनी नहीं है। ईरान कभी भी एग्रेसर नहीं रहा, वो ठीक है। अटैक नहीं करता है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई और अपने सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, और वो लड़ाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन और सर, साथ में स्टेट अमेरिका ऑफ की तो लड़ाई की बात ये रही कि उसका तो इतिहास ही अपने इस रूप में रहा उलझा हुआ, और हर बार वो एक तरह से ऐसा लगता है इतिहास को ही दोहराते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं असलम रिजवी जी का एक बार रुख करना चाह रही हूँ। असलम रिजवी जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया उसमें एक दो बड़ी बातें कही गई। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद हो सकता है वो सीज फायर का जिक्र करे, या तो नेगोशिएशंस का जो बार बार वो दावा कर रहे थे कि भाई 15 शर्तें हैं जिस पर बातचीत हो गई। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अपना ऑलमोस्ट 90% जो उद्देश्य था वो पूरा कर लिया, और जो ईरान की सेना है वो हमारे कंट्रोल में है। तो क्या जिस रिजीम चेंज की बात हो रही थी वो रिजीम या वो देश पूरा हो गया है क्या? क्योंकि अभी एक खबर ये भी आई थी कि IRGC अभी एक तरह से पूरी तरह से मैन इन लीड है ईरान में। बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी, आपका और आपकी पूरी टीम का, और हमारे पैनल में बैठे हुए बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो गेस्ट हैं, आप सबको मैं नमस्कार कहता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हैं कि पूरी दुनिया में लोग उनकी स्पीच को सुनते तो बहुत गौर से हैं, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और ये जो 18 मिनट की आपने स्पीच दी थी, जो आपने भाषण दिया था, अगर आप इसको गौर से देखिए तो इसमें सब पुरानी बातें हैं। मसलन ये कि हमने नेवी को ईरान की तबाह कर दिया, एयरफोर्स को तबाह कर दिया, हमारा जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, वो हमने पूरा कर दिया। ये वो बातें हैं कि जो सुन सुनकर हमारे कान भी पक गए हैं। उसकी वजह यह है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है, उसकी वजह से ये आदमी बौखला गया है, और ये खुद क्या बोलता है इसे मालूम नहीं है। क्योंकि अब दुनिया ने ये देख लिया है कि एक सनकी ने पूरी दुनिया को संकट में डाल रखा है। आज कितने मुल्क हैं जो तबाही के दहाने पर आ गए हैं। अपनी फिलीपीन की मिसाल दी, बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत से मुल्क हैं। अफ्रीकन मुल्क में भी इस वक्त जो है वो पेट्रोल के लिए और बहुत सी चीजों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। हर तरफ लोग डोनाल्ड ट्रंप को के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले 90 लाख लोगों ने ट्रंप के खिलाफ खुद उनके मुल्क में, उनकी कंट्री में आवाज तो क्या बुलंद की। ये जो 90 और लाख से ज्यादा लोग अगर उनके मुल्क में सड़कों पर उतरे, क्या यही वजह है कि वो इस युद्ध से थोड़ा बैक स्टेप या सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं इस युद्ध पे? और सॉफ्ट हुए हैं या नहीं हुए, ये भी बता दीजिए जी, ये भी एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम हो गया है कि अब वो अलग थलग पड़ गए हैं। नाटो जो हमेशा अमेरिका के साथ रहा करता था, अब एक एक मुल्क ने खुलकर, यहाँ तक कि स्पेन की जो रक्षा मंत्री थी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम इनको अपना एयर स्पेस भी नहीं देंगे जो अगर कोई असला लेकर जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार कोई प्रेसिडेंट इतना अलग थलग पड़ गया है कि ना वो घर का रहा और ना वो घाट का रहा। इसकी वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान का असर होने वाला नहीं है। अभी कल जो है IRGC का जो बयान है, मैं आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूं कि उन्होंने ये बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी बातें कर लें, उनकी बातों पर हमें एतबार और भरोसा नहीं होगा। हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इज्जत के साथ
जो है वो टॉक शो शुरू ना हो। लेकिन असलम धमकी रिजवी के साहब, साथ बात तो यही कि बात किससे की जाए। और भले ही ठीक है अभी इस पूरे हमले के साथ में सॉफ्ट या फिर लोगों के लिए एक अलग तरह से विक्टिम के तौर पर ईरान नजर आता है, लेकिन ईरान का पिछड़ा इतिहास इस रूप में रहा जो बहुत ज्यादा उसको क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती। चाहे बात मिडिल ईस्ट हो, चाहे बात जो तमाम इस तरह की प्रॉक्सीज रहे हो, वो एक तरह से एक बड़ा रीजन रहा है। लेकिन मैं सुरेश कुमार गोयल जी आपसे इस बात को समझना चाह रही हूँ, जो बात यहाँ पर अभी असलम रिजवी जी ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका का इतिहास रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर सामने आए हैं जो जिन्होंने सबसे ज्यादा देश को मुश्किल हालात में डाला, और सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया को मुश्किल हालात में डाल दिया। आखिर उनका ये बयान या एग्जिट प्लान जो ढूंढने की कोशिश की जा रही है वो किन किन देशों के लिए मुश्किल वाले हालात है सर? नैना जी, आप जो कह रही हैं कि एग्जिट प्लान किन किन देशों को मुश्किल में डालेगा, आप कौन से एग्जिट प्लान की बात कर रही हैं? मुझे अभी तक तो कोई एग्जिट प्लान नजर नहीं आ रहा है। वो रास्ता अभी ढूंढ तक रहे हैं तो ना मेरे शायद को अमेरिका। बयान नजर आ जिनका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखिए, मेरा खाली ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तक कोई एग्जिट प्लान नहीं है। बिल्कुल कहने की बात अलग है कि हम एग्जिट करना चाहते हैं, हम ऑफर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर वो ऑफर ढूंढना चाहते तो इतना जो डाइवर्जेंस है कि उनका 15 पॉइंट का प्रपोजल जा रहा है, जिसमें कि एक तरह से कह रहे हैं कि भैया आप रहेंगे नहीं, स्टोन एज में पहुंचा देंगे आपको। एक ईरान का आ रहा है 5 पॉइंट प्रपोजल, जिसमें बात कर रहे हैं कि मेरे पर अटैक ना हो, उसकी गारंटी चाहिए मेरे को। ये जितनी डाइवर्जेंस है वहां से कोई एग्जिट प्लान नजर नहीं आता है। आपने एक दो सवाल किए, मैं दो तीन चीजें और नैना जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी सर। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी चैनल पर इतनी साफ गोई से सवाल करे जा रहे हो, वरना हम लोग जो है, मेरे को कहने में कोई हिचक महसूस नहीं हो रही है कि हम लोग जो है अपने जो अमेरिका से और इजराइल से हमारे रिश्ते जो हैं उनको देखते हुए हमको थोड़ी शर्म सी महसूस होती है इस तरह के सवाल करने में। तो आपको बधाई हो और इंडिया को, चैनल को भी बधाई हो कि साफ साफ सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसी साफ गोई को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ट्रंप कोई एग्जिट प्लान बना भी लेते हैं, जब तक कि उस एग्जिट प्लान में इजराइल शामिल नहीं होता है, कोई एग्जिट प्लान सफल नहीं होगा। अगर आप नेगोशिएट कर भी ले ईरान से और कोई एग्रीमेंट आ भी जाता है, लेकिन उस एग्रीमेंट में अगर इजराइल की रजामंदी नहीं होती है तो वो एग्रीमेंट सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि पहले बोल चुके हैं, ये युद्ध शुरू किया इजराइल ने। इजराइल ने मजबूर किया यूएसए को युद्ध करने के लिए। इजराइल के हमले जारी हैं। सबसे पहले अगर बच्चों के स्कूल पर हमला हुआ वो इजराइल से हुआ, अगर ईरान के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ वो इजराइल से हुआ। तो ये कहना, ये जानना जरूरी है। लेकिन सर, कि इजराइल ने अगर हमला किया वो तो अमेरिका की शह पर किया, उसको पता था कि अमेरिका का बैक सपोर्ट है उसे पूरी तरह से। अगर वो फाइनेंशियली इकोनॉमिक वे में अगर डाउन होगा तो अमेरिका उसको बैकबोन के तौर पर सपोर्ट कर देगा, हथियारों के तौर पर अमेरिका सपोर्ट करेगा, नहीं सर? जी, ये मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अच्छा। हथियार सप्लाई करना अलग चीज है, लेकिन एक पॉलिटिकल एनकरेजमेंट वो अलग चीज है। इजराइल को हथियार तो यूएसए से काफी अरसों से सप्लाई हो रहे हैं, हथियारों की बात नहीं है। सवाल ये है कि 28 फरवरी से पहले जब न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हो रहे थे, और खाली एक ने नहीं, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, और जब ट्रंप की जो व्हाइट हाउस में कैंट है वो कह रहे हैं, तुलसी गबार्ड कह रही हैं, सबका कहना यह है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई इरादा नहीं था। तो उनका कहना ये था, और ये भी कहा गया कि वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट के एनरिचमेंट के ऊपर एग्रीमेंट के तकरीबन करीब पहुंच चुके थे। तो जब ये देखते हुए उसके बावजूद अगर ट्रंप हमला करते हैं तो साफ है कि उनको किसी ने उकसाया है, और जिसने उकसाया है उसको ट्रंप मना नहीं कर सकते थे। और मेरी नजर में खाली एक ऐसा मुल्क है, या तो इजराइल या सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया को मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा क्योंकि नुकसान उनको काफी हुआ है ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से। तो अगर उनके उकसाने से हमला हुआ तो मेरा साफ साफ जवाब ये है
जी। कि जब तक इसराइल नहीं मानेगा तो रजामंदी भी नहीं होगी। और मुझे और कोई सुरेश जी, बात तो ये कि इजराइल तैयार नहीं है फिलहाल, क्योंकि अमेरिका भले कह रहा हो एग्जिट के लिए, लेकिन इजराइल कह रहा है कि भाई हम तो आखिरी प्रहार, जब तक ईरान का नामो निशान नहीं मिट जाता हम यहाँ पर हमले खत्म नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। आपने आपने सही नब्ज पर, आपने सही रत पकड़ी है। हम्म। और इसीलिए मुझे ये जंग जल्दी खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं उम्मीद आ नजर रही नहीं है। आ रही, लेकिन कुछ मजबूरी है। अमर मस्तिकान जी, अमेरिका से लगातार तस्वीरें हम तक वहां की स्थिति भी बताते रहते हैं। अमर मस्तिकान जी, आखिर डोनाल्ड ट्रंप की ये कोई मजबूरी रही कि 31 दिनों के बाद में संबोधन देना? क्योंकि संबोधन में तो ऐसा कुछ नजर आया नहीं, कोई नई बात नजर नहीं आई, कोई उम्मीद नजर नहीं आई, ना अमेरिका की जनता के लिए, ना ईरान की जनता के लिए, ना इजराइल की जनता के लिए। पूरी दुनिया को और कंफ्यूजन में डाल दिया उन्होंने। या ऐसी क्या वजह रही, जो सुरेश जी भी कह रहे हैं कि उनको ये बयान या एग्जिट प्लान तलाशने की जरूरत पड़ रही है? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं उनकी? देखिए, नमस्कार। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं यहाँ अमेरिका में गुज़श्ता 26 साल से रह रहा हूं। जी जी। और अभी जो ये जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, 2 मरतबा मैं गैस डालने गया हूं। मेरी छोटी सी गाड़ी है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है। जी $55 आप जिक्र कर रहे थे ना, कितने लग रहे हैं। जी। जी। छोटी सी गाड़ी में गैस पूरी डालने के लिए $55 खर्च हो रहा है। 55 लोगों के डॉलर पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। यहाँ जाहिर है कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके मुकाबले में थोड़े से लोगों की आमदनी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी नहीं है। लोगों को अब पिंच महसूस हो रहा है अमेरिका में। और ये अमेरिकन जो है, ये ऑयल के मामले में, पेट्रोल के मामले में तो इंतहाई ज्यादा ये वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनके लिए अगर आप इनको सही तरीके से आम यानी सस्ता ऑयल फराम करें तो आप दुनिया में जो कुछ भी कर लें, इनको कुछ असर नहीं होता है। इस किस्म के हमारे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं खुद भी अभी अमेरिकन हूं, लेकिन हम इस किस्म के जानवर हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर एक हमारे कैलिफोर्निया से शायद वो सदर के लिए भी खड़े हो जाएं इलेक्शन में। उनका नाम रो खन्ना है। वो दरअसल हिंदू हैं, लेकिन कैलिफोर्निया से वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि आइंदा सदर के लिए शायद वो खड़े हों। तो अच्छा। उन्होंने खूब बहुत अच्छी बात कही कल के दिन। उन्होंने कहा कि भाई, जो अमेरिका को बिला वजह युद्ध में डालने से बढ़कर गलती ये है, कोई रास्ता नहीं बताना कि कैसे निकलना है। देखिए, ट्रंप ने कल जो बड़ी बड़ी बातें की, उनमें बहुत सारे, जैसे कि उनको आदत है, झूठ भी था। वो करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमने सारा कुछ खत्म कर दिया, नेवी भी खत्म कर दिया, एयरफोर्स भी खत्म कर दिया, न्यूक्लियर हथियार के भी सारे मामले खत्म कर दिए। फिर आप क्या कह रहे हैं कि हम क्यों चाह रहे? अब ये जो कह रहे हैं कि हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करेंगे, पानी के जो तरीके हैं उनको हम टारगेट करेंगे, ये बैनुल अक़वामी तौर पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहलाता है, वॉर क्राइम्स कहलाता है। अब ये क्या अमेरिका के पास फौज सब में बड़ी है दुनिया में, इसका मतलब है कि वो वॉर क्राइम्स करने लगे? देखिए, इन्होंने दुनिया को मजाक बनाया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का इदारा था, उसके बाद इन्होंने जाके वो बोर्ड ऑफ पीस, चाइना ने इनका बड़ा मजाक उड़ाया कि बोर्ड ऑफ पीस, जैसे बोर्ड होती है ना, बोर्डम, वो पीस से जो है ये बोर्ड हो गए। अब ये इन्होंने अपना बोर्ड ऑफ पीस दूसरा जाली बनाया। ये हमारे पास जो इस वक्त सदर है, ये इंतहाई किस्म का जाली सदर है। वो वाली पहले वाली बात ही नहीं है इसमें, जो पहले सदरों में होते थे। देखिए, हर कोई दुनिया में, हर कोई लीडर थोड़ा बहुत झूठ कहता है, लेकिन ये साहब तो आगे से झूठ, पीछे से झूठ, इनका तो हर एक जुमले में झूठ है। ये अमेरिका को इन्होंने एक रोग टेररिस्ट स्टेट बना दिया है। रोग स्टेट वो होता है जिसके के बातों पे आपको यकीन ना आए कि कौन सी बात आप सच कर रहे हैं, कौन सी झूठ। क्रेडिबिलिटी खो दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप साहब ने तो क्रेडिबिलिटी खोई, लेकिन उसकी वजह से, अपनी नीतियों की वजह से खुद आइसोलेटेड भी हो गए हैं क्या? अमेरिका आइसोलेट हो चुका है क्या? बिल्कुल, आप देख रहे हैं नेटो ने इनको सब्ज झंडी दिखा दी कि टाटा बाय बाय, आपको जो करना है आप कर ले, हमें आपके साथ कोई वास्ता नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका आइसोलेट हुआ है, देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो हर कोई सदर कहता रहा है ना। ये तो कोई ऐसा सदर नहीं होगा इनसे पहले जिन्होंने अनाउंस ना किया हो, लेकिन सारे, चाहे
किसी भी मुल्क का सदर या प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसका मुल्क आगे बढ़े, इसमें तो कोई, लेकिन जिस बूंदेपन से इसने किया है, इसने पूरी दुनिया को नाराज कर दिया है। अब देखें, सबमरीन जो है, ये पहले कह रहे थे ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में हमें मदद दें, चाइना को फोन किया, पता नहीं किसको फोन किया, मोदी जी से भी इन्होंने बात की, हर किसी से इन्होंने बात की, ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल नहीं रहा है। 20% तेल दुनिया के वहां से गुजरता है, उसके असरात अभी तो नहीं पड़े इतने, अभी आगे चल के और पड़ेंगे, तब इनको पता लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, उससे हमें कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर आप इनकी किताब पढ़ें, आर्ट ऑफ द डील, जो उन्होंने किताब लिखी थी ना सबसे पहले, आप अगर उसको पढ़े, आपको अंदाजा होगा कि जो कार सेल्समैन होता है, जो यूज्ड कार सेल्समैन, एक तो होता है नया कार का जो सेल्समैन होता है ना जी, नया बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसका कार सेल्समैन का तरीका कुछ और होता है। लेकिन जो ये यूज्ड कार सेल्समैन होता है, वो दुनिया में किसी जगह पे भी वो जरा 2 नंबर ही होता है, वो यहाँ वहां की बातें ज्यादा करता है। ये ट्रम्प साहब जो है यूज्ड कार सेल्समैन है ये। लेकिन इस चक्कर में तो हालात यहाँ पर और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तपेश जी, 2-3 बातें जरूर यहाँ पर नजर आती हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक ये बयान कि भाई हमारे पास में पर्याप्त तेल है, जिस देश को चाहिए हमसे ले लो। ऐसा लगता है कि वेनेजुएला का जो पूरा ऑपरेशन हुआ वो भी एक तरह से इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि पहले वेनेजुएला या बाकी अन्य देशों के तेल पर एक तरह से कब्जा करें, दुनिया को जरूरत के लिए डालें, ईरान के साथ में युद्ध को शुरू किया जाए, हॉर्मुज को बंद किया, प्रभावित किया जाए और तेल का संकट पूरी दुनिया में खत्म हो और बड़ी बिजनेस डील जो है एक तरह से इस रूप में की जाए। क्या ये भी उसी बिजनेस डील के ही एक तरह से तौर तरीके हैं जो हमें नजर आ रहा है? उसके पीछे की पिक्चर बहुत बड़ी है। नैना, आप सभी को, सारे व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, ये जो ट्रम्प साहब ने खेला, ये सभी लोगों ने एक ही बात कही कि शुरू से ही ट्रम्प साहब एस्केलेशन ट्रैप में फंसे। इसको एस्केलेशन ट्रैप बोलते हैं। शुरू में जो एस्केलेशन ट्रैप नहीं था, शुरू में इजराइल के कहने पे, क्योंकि अपराइजिंग जब फेल हुई तो इजराइल ने कन्विंस कर लिया अगर खामनेई और टॉप लीडरशिप को मार दिया जाएगा तो रेजिम चेंज हो जाएगा, और जैसे वेनेजुएला में अपनी सत्ता बैठाई, वैसे ईरान में तो अमेरिका का लालच तो था कि वहां का तेल गैस पे अगर अपने लोग बैठ जाएंगे तो जिस तरह की अमेरिका की महंगाई और रिसेशन वाली बातें हो रही हैं और वो सब इशूज थे, तो ट्रम्प को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। लेकिन उन्होंने वो खामनेई साहब को मार दिया और सारे टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। उनके पास मोज़ेक प्लान था या और भी जो भी इमरजेंसी प्लान्स थे, उन्होंने ईरान उसके खिलाफ फाइट हुआ। तो फिर इजराइल ने ये कन्विंस किया कि अब हम इनके सारे मिसाइल भंडार को, न्यूक्लियर प्लांट्स को और बाकी जो लीडरशिप बची है उसको मारेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ईरान, वो लोग भूल गए कि ईरान एक सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, रेजिलियंस है लोगों का, नेशनल ग्रिड है, नेशनल कैरेक्टर है, इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारी जगहों पे वो फेल हुए, लेकिन ये अब एस्केलेशन ट्रैप हो गया। अब एस्केलेशन ट्रैप क्या है कि मैं कितना एस्केलेट करूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो, क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो कुछ खास था ही नहीं, वो तो जो इजराइल ने बोला वो करते रहे। और जियोपॉलिटिकल, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं कि वो तेल रोका हुआ है तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी वर्ल्ड को तो फर्क पड़ता है, बाकी मिडिल ईस्ट को तो फर्क पड़ता है। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है ना, पूरे वर्ल्ड ओवर में है। अमेरिका का जितना इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में है, अमेजोन की फैक्ट्री पे, सर्वर पे बम मार दिया, और इनके वेपन्स ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक नहीं पा रहे। तो इस एस्केलेशन ट्रैप में अब ट्रम्प को समझ नहीं पा रहा। जहां तक मैं समझता हूं, ये जो 18 मिनट की जो स्पीच है, ये एक ऐसा गेम है कि एक तरफ तो मैं पोस्चरिंग करूं जिसमें मैं यूएसएस ट्रिपोली, बॉक्सर, एम्फीबियस ऑपरेशन, बूट्स ऑन ग्राउंड, ये अपनी एक पोस्चरिंग करूं, और दूसरी तरफ ईरान को फोर्स करूं, मेक ए डील, मेक ए डील। इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो ट्रम्प फेक कर रहे हैं और ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान कह रहा है कि धमकी नहीं चलेगी। एक तरह से अमेरिका का तो नहीं पता, डोनाल्ड ट्रम्प की तो एक तरह से यही भूमिका रही है, प्रोपोगेंडा क्रिएट करना, माहौल क्रिएट करना, दुनिया को बताना कि भाई ये सारी चीजें हम अचीव कर चुके हैं। ट्रम्प का तुरंत बैकफुट पे क्यों है? मैंने थोड़ी सी स्टडी करी थी। 2006 जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद बराक ओबामा 2010-14, ये मार्च से सितंबर का जो टाइम है, इसमें जब ऑयल की प्राइसेस की कीमत जब भी बढ़ी है अमेरिका में, आप सब लोग स्टडी करके देख सकते हैं, हमेशा सीटों का लॉस हुआ है। तो ये ट्रम्प साहब को बहुत बड़ा खतरा
दिख रहा है इस समय कि मेरे खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, मेरी जो है सारी रेपुटेशन डाउन हो रही है। ठीक है, सेकंड टेन्योर में सबकी होती है, पर इनकी डे वन से शुरू हो गई। उन सब चीज को बचाने के लिए, डाइवर्जन के लिए इन्होंने ये काम किया। अब ये फंस गए। मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में, कि इजराइल विल कंटिन्यू। अमेरिका इसमें से कोई एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट, जैसे वो फेक इट टिल मेक इट जो मैंने बोला, वो फेक करेंगे कि मेरा काम हो गया, और इसमें से एग्जिट तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सितंबर में इलेक्शन भी है और अमेरिका में भी त्राहिमाम मचाई हुआ है, वो बाकी वर्ल्ड ओवर। देखिए, यही तो एक बात है, और खासतौर से अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि ईरान का क्लियर कट मैसेज है। उसका कहना है कि मिडिल ईस्ट में जिन ठिकानों पर वो हमले कर रहा है, अलग अलग अरब कंट्रीज में, वो उन ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। वो किसी रहवासी इलाके पर वो अटैक नहीं कर रहा, और उसने अमेरिकी कंपनीज को निशाना बनाने की धमकी पहले ही दे दी थी, और उसको एक तरह से निशाना बनाया गया है। लेकिन शर्तेंदु जी, यहाँ पर एक तरह से, एक तो पहले फॉल्स अटैक्स की बात हुई थी, ईरान की तरफ से बार बार ये बातें कही गई। ईरान ने कहा कि भाई ये सब कर रहा है इजराइल, और पोर्ट्रेट कर रहा है ईरान को, ताकि पूरी दुनिया या अरब कंट्रीज उसके एक तरह से एंटी हो जाए। लेकिन वहां पर भी वो स्ट्रेटेजी एक तरह से फेल हो गई। अब अमेरिका अगर एग्जिट कर रहा है तो कौन कौन से देशों को फंसा कर चला जा रहा है? एक तरफ सऊदी अरब की तरफ से तो क्लियर कट ये कहा गया कि सऊदी अरब को अलग टेंशन है कि उसके पास में डिफेंस उस तरह की एक तरह से शायद व्यवस्थाएं ना हो। अमेरिका ने वहां पर एक तरह से उन्हें फंसा दिया, कई कंट्रीज को झोंक दिया। अब ब्रिटेन या स्पेन को भी कह दिया अपना अपना देख लो। क्या वो संभल पाएंगे इन हालातों से? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ट्रूप्स की, अमेरिकन ऑपरेशन की यहाँ से एग्जिट होती है, तो एक बहुत बड़ा क्योस क्रिएट होने जा रहा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक सुरक्षा की गारंटी ली थी, तमाम मिलिट्री बेसेस और 40,000 सैनिकों का डिप्लॉयमेंट किया था ऑन द प्रिटेक्स्ट कि आप मिडिल ईस्ट के उन सारे कंट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे जो अमेरिका के एलाई हैं, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, और जो आज के डेट में जहां पे अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, और साथ में इन्वेस्टमेंट के साथ उनकी सिक्योरिटी की गारंटी थी। आपने जब उनको सिक्योरिटी की गारंटी तो दी नहीं, 2 दिन के बाद जब उनके ऊपर हमले होने शुरू हुए तो आपने अपने कॉन्सुलेट बंद कर दिए, अपने मिलिट्री बेसेस को विड्रॉ किया, कुछ वहां के मिलिट्री हार्डवेयर को आपने रीलोकेट करके इजराइल भेजा, क्योंकि उनको इंटरसेप्टर की कमी थी, मिलिट्री हार्डवेयर की कमी थी। तो आपने पूरे मिडिल ईस्ट को ऐसी दशा में छोड़ दिया कि वो ना तो अपना खुद डिफेंस कर पा रहे हैं, ना अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर पा रहे हैं, और साथ में अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक करने के चक्कर में उनके सिविलियन टारगेट इसलिए क्षतिग्रस्त हो रहे हैं कि वहां पे अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन की लोगों ने जाके शरण ली हुई है। तो ईरान कहता है कि हम तो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस और अमेरिकन मिलिट्री पे अटैक कर रहे हैं, मेरी लड़ाई मिडिल ईस्ट के उन कंट्री से है ही नहीं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, कतर हो, वो तो, और वहां के लोगों में भी ये भावना है कि ईरान उनका दुश्मन नहीं, ईरान लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका के खिलाफ। तो सियासत चाहे कुछ भी वहां की बोलती रहे, लेकिन जनमानस में एक हेट्रेड जो एग्रेसर के साथ होता है, ईरान इस केस में कि मिडिल ईस्ट कंट्री को स्ट्राइक करा, वो एग्रेशन नहीं दिखा। देखिए, बहरीन में ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट निकले थे बहुत बड़े। तो इस तरीके की चीजें, और अमेरिका ने अगर इस हालत में अपने आप को एग्जिट लेता है तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जिस तरीके का मिडिल ईस्ट में उसका कंट्रोल था, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो नाटो से अपने हाथ खींच रहा है, तो यूरोप के नेशन उससे नाराज हैं तमाम तरीके के। देखिए, नाटो का एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला था जो तमाम छोटे बड़े यूरोपियन नेशन को सिक्योरिटी देता था, और वो अपना जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते थे, और डिफेंस में एक्सपेंडिचर कम था। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, इंडिकेशन डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, आपने यूरोप को एंटेगनाइज किया, मिडिल ईस्ट में जो आपकी पकड़ थी उसको जी। लेकिन एक बात ये मुझे बताइए, क्या अमेरिका का इस पूरे मिडिल ईस्ट से जंग से एस्केप करना या एग्जिट प्लान क्या कारगर होगा भी? क्या इतना आसान है डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस युद्ध से निकलना? एग्जिट प्लान जब वो होगा तो वो स्ट्राइक करना बंद करेगा, बस इसका एग्जिट इतना ही है। और जो आपके यूएसएस गेराल्ड तो एज इट इज चला गया रेस्ट एंड डिफीट के लिए, अब्राहम लिंकन को विड्रॉ करेगा, ट्रिपोली वगैरह जहां पे है उनको वहां से विड्रॉ करेगा, और जो मिलिट्री बेसिस है वो उसी हालत में रहेंगे, उसको वो विड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है। तमाम तरीके के ऑयल कंपनीज, ऑयल रिग्स वो चला रहा है, उसका टेक्निकल नो हाउ अमेरिका के पास है, और वो कंटिन्यूएशन रहेगा। बस वो पॉज हो जाएगा या कहेगा हम स्ट्राइक नहीं कर रहे, हम इस युद्ध से निकल रहे हैं, इतना ही होने वाला। और इजराइल इस अटैक को जारी रखेगा, क्योंकि इजराइल देखिए आज की डेट में सदर्न लेबनान
तक पहुंचा हुआ है, लितानी रिवर तक वो अपने एरिया को एक्सटेंड कर रहा है, तो अपना ग्रेटर इसराइल या मोर जोग्राफिकल बाउंड्री वो इंक्रीज करता जा रहा है, ये उसकी एम्बिशन है। लेकिन अगर इसराइल नहीं रुका तो कहीं ना कहीं उसके मिडिल ईस्ट में अपने पोजीशन को कमजोर कर रहा है। ईरान को परमानेंट उसने अपना दुश्मन बना रखा है, तमाम तरीके के स्ट्राइक होंगे, और जिस तरीके से आपने ईरान की लीडरशिप को एलिमिनेट किया है, अमेरिका के लिए भी खतरा है कि ईरान के फिदाइन, ईरान के तमाम प्रॉक्सीज अमेरिका के 50 स्टेट में कब कहां किस तरीके का हमला करेंगे और नहीं सर किया जा सकता। ये तो एक इस बड़ा तरीके खतरा की भी पिछले कुछ वक्त से नजर आया भी, चूंकि आपने खासतौर से एयर बेसिस का जिक्र किया, मैं चाह रही हूँ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी इसको थोड़ा सा जरूर हाईलाइट करें। क्या अब एक तरह से मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका की ये एयर बेसिस जो पहले राहत वाली बात थी, अब वो खतरे की बात हो गई है क्या? क्योंकि ईरान टारगेट भी उन्हीं जगह पर कर रहा है और अब तो वो बड़ी मुश्किल हालात में आ चुके हैं ना, वो फांस ऐसी है ना वो जो निगलते बन रही है ना ही उगलते बन रही है ना। अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, वो इतनी बड़ी है। ये सब डर दिखा दिखा के, ईरान का डर दिखा के, किसी को चाइना का डर दिखा के सारे हथियार पूरी दुनिया में बेचे। अब आप देखिए कि ब्रिगेडियर सदेंदु ने ठीक ही कहा कि ना तो वो अपने आप को बचा पाया, ना अपने दोस्तों को बचा पाया। इजराइल में भी ईरान ने कितना डैमेज किया है वो सबको दिख रहा है। यानी कि वो पोल खुल रही है कि भाई वो इंटरसेप्टर, वो थार्ड और वो पैट्रियोट कहाँ है, जो पहले दिन ही आपका मिसाइल कैप्चरिंग रडार मार दिया, आपका अवैक्स गिरा दिया, आपके F-35 गिरा दिया। तो जो भी हैं क्लेम तो है ही है। तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के भी नाम खराब हो रहा है। और इस समय जो एग्जिट की बात है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एज ऑफ नाउ अपने जो डिप्लॉयमेंट है वो मिडिल ईस्ट में नहीं रखेगा। अपनी स्पीच में उन्होंने टच जरूर किया कि कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, ये सब हमारे क्लोज एलाई हैं और हम इनको नुकसान नहीं होने देंगे। पर वो नुकसान बचा ही नहीं पा रहा। उसका नुकसान बचा तभी सकता है जब प्रेशर आएगा, तब बोलेगा कि हाँ हम वॉर जीत गए और हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे और हम आगे कुछ नहीं कर रहे। और एक और बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, आज तक सब लोग ये बात कह रहे थे कि अगर उनके इतने सारे रिसोर्सेज हैं वहां पे मिडिल ईस्ट में, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा क्यों नहीं सकता अमेरिका? देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है कोई दरवाजा नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है 7 से 8 घंटे लगते हैं उसको क्रॉस करने में शिप्स को। देखिए उसको खुलवाना एक बहुत मुश्किल काम है, बंद करना बहुत आसान है। बंद तो यूएई भी कर सकता है, अगर कल को ईरान ना हट जाए वहां से तो यूएई कर देगा। जो अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उसके थ्रू अमेरिका कर देगा। क्योंकि खुलने बंद होने का मतलब क्या है? बंद होने का मतलब ये है कि शायद इसकी प्लानिंग भी कई बार कोशिश की गई होगी, क्योंकि तमाम अरब कंट्रीज को इस बात का अंदेशा होगा जब हालात ऐसे बनेंगे तो ईरान ऐसे ही अटैक करेगा हॉर्मुज को बंद करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबको पता था। हाँ, अमेरिका ने इतना कभी नहीं सोचा था कि ईरान इतने सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को इस वॉर में लपेट लेगा, अपने दुश्मन बना लेगा और इतना बड़ा क्योस क्रिएट कर लेगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो वो एग्जिट करेगा, तो उसने मान लिया। अमेरिका तभी तो बोल रहा है जिसको तेल चाहिए आप लेके जाइए, तो ईरान को हैंड ओवर करके ही जाएगा। और ईरान ने ये मान लिया है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। तो इससे ज्यादा नेगोशिएशंस होंगे नहीं। नेगोशिएशंस क्या होंगे क्या नहीं। लेकिन रिजवी साहब, एक बात जो यहाँ पर अभी एक और बात निकलकर सामने आई, क्या ईरान ने अपने नए दुश्मन और क्रिएट कर लिए? ठीक है, एक तरह से कहा जाए कि अपने विक्टिम है या अभी हमले हुए तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इजराइल ने और अमेरिका ने बड़े हमले किए। लेकिन क्या ये हालात जो क्रिएट किए गए उसमें बहुत बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं ईरान की थी, या उसको सुधारा भी जा सकता था अरब कंट्रीज के साथ में, नेगोशिएशंस के साथ में? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग के बाद ईरान के जो दुश्मन हैं उनमें इजाफा हुआ है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ईरान के दोस्तों में भी इजाफा हुआ है। जैसा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे, अच्छा विशेषज्ञ जो थे वो कह रहे थे कि बहरीन में वहाँ के लोगों ने सड़क पर निकलकर ईरान के हक में नारा लगाया। तो जितने भी गल्फ कंट्रीज के लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो पब्लिक है, वो ईरान की दोस्त बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो गवर्नमेंट है, आपको क्या लग रहा है ये 2026 में जो ईरान के साथ में युद्ध हुआ, इसके बाद में ईरान ने किस किस को अपने साथ में शामिल कर लिया, कौन से दोस्त बना लिए हैं? वैसे मैं वही कह रहा हूँ कि जनता, ये जो गल्फ कंट्रीज की जनता है वो ईरान के साथ है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ईरान के खिलाफ है। और याद रखिए कि कोई भी हुकूमत जो है वो आगे जो बढ़ती है वो जनता की वजह से वो आगे बढ़ती है। और पूरी दुनिया में
ईरान का नाम काफी खराब किया गया था, खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज के जरिए से। लेकिन वहां पर भी आप रिजवी साहब, देखेंगे ये ईरान की जनता ही तो थी जो सड़कों पर आई थी। ईरान की जनता ही तो वहां की नीतियों का हमेशा विरोध करती रही थी ना। मैं वही वही आ रहा हूँ कि ये जो 10 से 15% लोग थे, ये लोग भी अब इस वक्त खुलकर ईरान के साथ है। कोई दिन स्क्वायर जो मैदान इंकलाब है तेहरान में, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहां पर लाखों लोग सड़क पर ना निकलें। और वो वहां पर इस वक्त मौजूद है मैदान फिरदौसी तेहरान में, मैदान इंकलाब तेहरान में। ये लोग लाखों की तादाद में, आपने भी वीडियो दिखाए हैं, मुझे मालूम है। ये सब वो जनता है जो पहले मुखालिफ थी, लेकिन आज आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद वो लोग एक हो गए हैं, उनमें एकता दिखाई दे रही है। और अमेरिका इस बात को जानता है। कल जो, या इसके पहले भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम रजीम चेंज करने नहीं जा रहे हैं, पहले वो कहते थे रजीम चेंज करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि रजीम चेंज नहीं करेंगे। आपकी इसमें इस बात पे शायद फर्क अहमद इसलिए हुआ है मस्तिकान कि जी शायद इस पे सहमत नहीं है। वो आपकी इस बात पे कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे। अमर जी। ये मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। जी जी। देखिए, ये जो भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो अगर किसी में पार्लियामेंट है तो ईरान था। ईरान में जाहिर है कि उस किस्म से कि हर किसी को इजाजत हो सियासी जमात बनाने की, वो तो नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर कोई फंक्शनिंग पार्लियामेंट इन किसी भी ममालिक में थे तो सिर्फ एक ईरान है जिसमें अभी भी है उनका पार्लियामेंट। लेकिन ये कि बाकी उसमें जितने फ्रीडम कितनी है अमर मस्तिकान जी, बात तो ये भी हो जाती है। ऐसे तो इलेक्शंस को हम देखते हैं चाइना में भी हो जाते हैं, है ना। और किम जोंग उन के का भी अभी हाल ही में चुनाव हुआ, लेकिन उसमें लिबर्टी डेमोक्रेसी कितनी है? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, ये आप अगर ये यहाँ के वॉशिंगटन डीसी और लंदन वालों को आप बात करेंगे ना, तब तो वो कहेंगे कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है। वो कहेंगे कि वह हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत है। आप इनके बातों में ना आए। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो शेख जो है अरब दुनिया के, ये कह रहे हैं ना कतर भी है, यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, ये क्या है? ये शेख जो हैं, जैसे इंडिया में महाराजा नवाब होते थे ना पहले दौर में, 80 साल पहले, जिनके पास बहुत बहुत जमीनें होती थी, ये उस किस्म के लोग हैं। इनको जो है अमेरिकन CIA ने और MI6 ने बादशाह का टाइटल दे दिया है। ये कहाँ के बादशाह हो गए? ये तो जो डेजर्ट में जो छिपकलियां हैं, 75 साल पहले ये उन्हीं के शिकार करके बड़े शौक से खाते थे। ये कोई इस किस्म के कोई बादशाह नहीं हैं। ये बिल्कुल जल्लाद किस्म के लोग हैं। इन्होंने ये सब के सब CIA और मोसाद के एजेंट हैं। इनको आप कह दें कि भाई ये एक अलग अलग मुल्क है, ऐसी बात नहीं है। मैं ईरान के फेवर में, आयतुल्लाह के फेवर में नहीं हूं। मैं चाहता हूं ईरान में भी सही किस्म की डेमोक्रेसी आए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि बाहर के ममालिक जाके कोई रिजीम चेंज करने की कोशिश करे, या वहां के देखे पूरे ईरान के अवाम सब एक हो गए हैं, इनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, ज्यादा दूर ना जाए। ये अमेरिका ने हमेशा ही बदमाशी की है ना, पूरी दुनिया में की है, सिर्फ ईरान में नहीं, हर जगह की है। आप पाकिस्तान का मिसाल लेके देख लें, वह इमरान खान ने थोड़ी सी अमेरिका से अलग पॉलिसी बनाने की कोशिश की, रूस के साथ मिलने की कोशिश की। उस बेचारे का क्या हाल है? लेकिन अगर डेमोक्रेसी की बात है, सुरेश कुमार गोयल जी, आप अमर मस्तिकान जी कह रहे हैं कि भाई ईरान में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो इन पूरी कंट्रीज में ईरान में ही डेमोक्रेसी है या ईरान में ही पार्लियामेंट है, लेकिन उसके कोई मायने नजर आते हैं क्या? क्योंकि उसी को ही तो एक तरह से हथियार बनाकर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल है अगर हम इसके बारे में डिस्कशन शुरू कर देंगे तो काफी लंबा वक्त निकल जाएगा। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि हर एक मुल्क को, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे बहराइन हो, या वो श्रीलंका हो, कोई भी हो, हर एक मुल्क को अपना एक गवर्निंग सिस्टम इख्तियार करने की इजाजत है। चाहे वो कम्युनिज्म इस्तेमाल करे, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, हमें उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। दिक्कत तब आती है जबकि उस आइडियोलॉजिकल लेकर के या तो उस मुल्क में वाकई में कोई एक जंग छिड़ जाती है या डिससेटिस्फेक्शन होता है, काफी मुल्क में होता है ऐसा, तो उसको फिर चेंज हो जाता है वो। ये
या फिर बाहर के मुल्क कहते हैं कि भाई आपके यहाँ कम्युनिज्म है, लोग खुश नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो बजाय वो ये कि जैसे वेनेजुएला में हुआ कि वहां के लोग चेंज करें, वो कहते हैं वो तो चेंज कर नहीं पा रहे, हम मदुरो को उठा करके ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है अपनी जबरदस्ती आप किसी कंट्री का सिस्टम चेंज करें। जहां तक ईरान की बात है, मैं नहीं कहता हूं कि ईरान में डेमोक्रेसी है या नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी फर्क है। भारत की डेमोक्रेसी में काफी लोग कहते हैं कि एक मेजोरिटेरियनिज्म आ गया है ये। ईरान की डेमोक्रेसी में कहते हैं क्लरिकल इनपुट आ गया है ये। लेकिन जो वहां पर प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट का मतलब अलग था, उसका इरादा अलग था। ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है। ईरान के लोगों को ये कभी भी गवारा नहीं होगा कि बाहर का कोई भी मुल्क जाकर के, चाहे वो ट्रम्प हो या पुतिन हो या शी जिनपिंग हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, कहें कि भैया तुम्हारा सिस्टम गलत है, चेंज करो इसको, तो कभी गवारा नहीं करेंगे। और यही हो रहा है जब उनके एक क्लरिक को मार दिया जाए, सही थे गलत थे, आपने हमला करके मार दिया, उससे जो है एक तरह से लोग और ज्यादा यूनिफाइड हो गए हैं। तो रिजीम चेंज की बात नहीं है। अभी ट्रम्प बोल रहे हैं अपने बयान में आज सवेरे कि वहां पर ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है। भाई कौन सा रिजीम चेंज हुआ है ये? क्योंकि वहां पर अयतुल्लाह ख़ुमैनी वहां पर मुख्तबा ख़ुमैनी बन गए हैं। क्या उनकी आइडियोलॉजी फर्क है? ये कौन सा रिजीम चेंज हुआ है? तो तरह तरह की बातें हो रही है। देखिए, और यही तो वजह है कि कई रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को तो कंपल्सिव लायर के तौर पे कहने लगे हैं कि उनका जो कार्यकाल पिछले 2 बार में रहा, उसमें एक बड़े अनप्रेडिक्टेबल उनके असेसमेंट्स रहे, मिसकैलकुलेशंस रहे, और ये कहा जाए कि चाहे वो सत्ता बरकरार रखने की या फिर पीस प्राइज पाने का जो उनका ख्वाब रहा, और उसके लिए उसकी लालसा में वो इधर इस तरह की बातों को करते रहे, और यहाँ तक कि वो युद्ध में झोंकने पे भी कई देशों को पीछे नहीं नजर आए। हालांकि अब यही युद्ध उनके लिए गले की फांस बन गया है, आज उनके संबोधन में स्पष्ट नजर आता है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।